हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। साथियों, हम अपनी साइकोलॉजी के 1100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम 101 से लेकर और 150 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे और अपनी जो साइकोलॉजी की जो प्रिपरेशन है वो इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है साथियों, इसके साथ हम फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आप इन जो हमारी 1100 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट 3। इससे पहले अगर हमारे जितने भी साथी हैं जो हमारी वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से हम आपको टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, खासकर प्राइमरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम इस चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। ऑप्शन ए आपका व्यवहारवाद के सिद्धांत से, ऑप्शन बी संज्ञानवाद के सिद्धांत से, ऑप्शन सी सहचर्यवाद से, और या ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद से। तो किससे संबंधित है? ये आपकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो मेन नाम आता है वो आता है इसमें जीन प्याजे का। ठीक है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक जो से रिलेटेड जो थ्योरी दी है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन डी, कभी कभी विद्यार्थियां त्रुटियां कर सकता है। तो साथियों, इसका सबसे जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। मतलब कि अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो आप उसे ये मत समझिए कि बच्चा सीख नहीं सकता या बच्चा ने गलती की है। तो आप इस तरह मत देखिए, अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो उसका मतलब बच्चा सीख रहा है। अगर गलतियां कर रहा है तो उसका मतलब है कि अभी एक कुछ गलतियां करेगा लेकिन उसके बाद उसका आंसर वो खुद ही दे सकता है। ठीक है, गलतियों से मतलब उसके सीखने से रिलेटेड है। ठीक है, ये अक्सर ये सीटेट में अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? ए, आंशिक क्रिया, ऑप्शन बी बहु अनुक्रिया, ऑप्शन सी मनोवृत्ति, ऑप्शन डी सहचर्य परिवर्तन। तो किससे रिलेटेड है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, बहु अनुक्रिया से संबंधित। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का जो नियम है किसने दिया था ये? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? ए, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा इसमें? जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 105 पर। अ ब स तीन शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ, विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कहता है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। व स कहता है परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए, मतलब कि अच्छे ग्रेड से वो पास हो जाए। निष्पादन निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम कौन सा है? तो आपको इनमें से इसका आंसर सर्च करना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? जो आपका आंसर है वो रहेगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि पहले ब फिर स फिर अ। तो देखिए ब कौन सा है? कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने
शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? ए कोहलर ने, बी फ्राइड ने, सी रूसो ने और डी स्किनर ने। तो किसने आकर्षित किया? तो ये किया था रूसो ने। ठीक है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है? ए पुनर्वलन का, बी उद्दीपन अनुक्रिया का, सी समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, या ऑप्शन डी उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो किसका परिणाम है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कौन से हैं? तो ए अभिवृद्धि, बी विकास, सी परिपक्वता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसका प्रयोग किया गया है? इसका ध्यान रखना, शारीरिक परिवर्तन के लिए। शारीरिक परिवर्तन में क्या आएगा आपका? तो इसमें आएगा अभिवृद्धि। ठीक है, यानी कि जो शरीर जब बढ़ता है तो उसके लिए जो इसमें पूछा गया है तो इसके लिए आएगा अभिवृद्धि। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है? किस पर बल देता है? ए शिक्षक पर, बी वातावरण पर, सी पुनर्बलन पर, या डी अधिगम सामग्री पर। तो किस पर बल देता है? ये देता है पुनर्बलन पर। ठीक है, यानी रीइंफोर्समेंट पर। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है? ए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, बी व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, ऑप्शन सी एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, या ऑप्शन डी भाषा कौशल का उपयुक्त अभ्यास। तो किस पर बल देता है? तो ये देता है आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करने पर। ठीक है, जो भाषा शिक्षण है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करने पर बल देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? ए उद्दीपक की प्रकृति पर, बी अनुक्रिया की प्रकृति पर, या सी एक और दो दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस पर बल देता है? ये देता है अनुक्रिया की प्रकृति पर, यानी कि जो अनुक्रिया हो रही है उसकी प्रकृति कैसी है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन उस पर बल देता है। ठीक है, निर्भर करता है। 112 है। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया? विभिन्नता का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया? तो इसका बिना ऑप्शन देखे ही जो डार्विन है उसका नाम याद कर लीजिए। ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत सी परीक्षाओं में ये मेन क्वेश्चंस के तौर पर जाना जाता है, चाहे वो ईवीएस हो। ठीक है, ईवीएस में खासकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? ए कोहलर का सिद्धांत, बी थार्नडाइक का सिद्धांत, सी हल का सिद्धांत, या डी थर्स्टन का सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत महत्वपूर्ण है? ये है थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक ने कई थ्योरी दी हैं। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल। ठीक है, ये जो मेन सिद्धांत है ये उन्हीं का है, थार्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? ए गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का, बी प्रेरक संप्रदाय का, सी मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, या डी सहचर्यवाद संप्रदाय का। तो किसका प्रतिपादन हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी जो है ऑप्शन ए जो है आपका गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? तो इसका नाम आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो जहाँ पर भी आपको कोहलर, कोफका और वर्दीमर का नाम आ जाए तो वो तीनों के तीनों ही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों के शक्तिशाली व कमजोर होता है? ए प्राचीन अनुबंध, बी क्रिया प्रसूत, सी सूज अधिगम, या डी स्वतः अधिगम। तो किसका परिणाम है? ये है आपका ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? ए अशुद्ध विज्ञान, बी आंशिक विज्ञान, सी शुद्ध विज्ञान, या डी
अधिगम का शुद्ध विज्ञान। तो कौन सा विज्ञान माना है? तो उन्होंने माना है शुद्ध विज्ञान। ठीक है, किसने? जेम्स ड्रेवर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, सीखने को करना कौन से पक्ष से संबंधित है? ए सीखने का गतिक क्षेत्र, बी सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सी सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, या डी सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपका ऑप्शन ए सीखने का गतिक क्षेत्र, यानी कि करना क्या है? गतिक क्षेत्र है, उसमें जो हमारे हाथ पैर हैं उनमें क्रियाएं होती हैं, तो उसको हम करने से संबंधित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए कोफका द्वारा, बी वर्दीमर द्वारा, सी कोहलर द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कोहलर के द्वारा चिंपैंजी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सी टेट में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 119 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम में, या ऑप्शन डी गृह में यानी घर में। तो कहाँ पर किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेट के रिलेशन से, चाहे वो सी टेट हो, एस टेट हो, जो भी टेट है आपके, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन सभी टेट की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, एक ये है, एक फिजिकल एक्टिविटी का आता है जिसमें खेल के मैदान को आंसर जिसमें आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, यानी समय के साथ साथ जो काम होते हैं वो समय के साथ होते रहें, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या डी एक सुवक्ता होना। तो क्या इसमें महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो लगभग सबके सभी है, तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है पढ़ाई में वो उनको दूर किया जाए, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। तो क्या है? तो आप इसको बिना क्वेश्चन देखे ही, ऑप्शन देखे ही इसका आंसर देना सीख लीजिए। तो ये क्या है? सीखना, यानी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि बच्चा जो है वो अधिगम कर रहा है, यानी सीख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित व प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए, या फिर इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा सीखने में कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो नहीं सीख पा रहा, तो उसको दंड करने से कुछ बच्चा सीख नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, उसे दंडित करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, 123 है आपका, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रम से मंद होती जाती है, उसे क्या कहते हैं? ए उन्नतोत्तर वक्र, बी नतोदर वक्र, सी मिश्रित वक्र, या डी वक्र रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो वक्र रेखा अलग सभी में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? उन्नतोदर वक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ए उत्तेजना, बी आवृत्ति, सी सामान्यीकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका लगभग इसका जो आंसर है वो छांट लिया होगा। इसका आंसर क्या है? उत्तेजना, यानी कि जब इसमें बच्चे में उत्तेजना होती है वो सबसे पहले ही किसी क्रिया को करने में उसका मन लगता है, वो अच्छी तरह से उस क्रिया को पूर्ण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा अध्ययन को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ए उद्दीपन की स्थिति, बी आवश्यकता, सी एक और अथवा दो दोनों, एक अथवा दो, या फिर ऑप्शन डी एक अथवा दो दोनों। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही रहेगा? इसमें सही रहेगा आपका उद्दीपन की स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। तो किससे होती है? ए आदतों से, बी मूल प्रवृत्तियों से, सी शारीरिक विकास से, या ऑप्शन डी संप्रत्ययों के निर्माण से। तो किससे होती है? ये होती है संवेग की जो उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ जो हमारे स्वभाव में देखी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ए संवेग, बी आवश्यकता, सी भावना,
या डी प्रत्यक्षीकरण। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? आपका आंसर रहेगा इसमें आवश्यकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 128 है आपका। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में, या डी इन सभी में। तो संवेगात्मक समायोजन है वो इन सभी में समाहित होता है, इन पर प्रभावी होता है। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, इसके अलावा अनुशासन में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 आपका। निम्न अधिगम में प्रक्रम में अभिप्रेरण ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम को नए अधिगम को विभेदित करता है, या सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या ऑप्शन डी नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन रहेगा आपका? इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, यानी कि उसके लिए जो स्थिति है उसको क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 130 है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? ए अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, बिल्कुल गलत है। बी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। सी गरीब छात्र कम अधिगम करता है, जब अमीर छात्र अधिक नहीं कर सकता तो गरीब कम क्यों कैसे कर सकता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम जो चाहे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपने स्वयं के अनुसार अधिगम कर सकता है। 131 है आपका। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए स्किनर ने, बी हैगार्टी ने, सी सिगमंड फ्राइड ने, या डी थर्स्टन ने। तो किसने दिया था? इसके लिए शायद आपको थोड़ा सोचना पड़े, लेकिन सबसे अलग आंसर है वो है सिगमंड फ्राइड का। तो वही इसका आंसर है। उन्होंने काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 है आपका। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? ऑप्शन ए मुख्य नियम है, बी सहायक नियम है, सी गौण नियम है, या डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो जब सभी के सभी ऑप्शन ही अलग अलग हैं तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा नियम है? तो ये है मुख्य नियम। ठीक है, तत्परता का नियम मुख्य नियम है। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका। थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है? ए तत्परता को, बी अभ्यास को, सी काम प्रवृत्ति को, या डी प्रभाव को। तो किसको दी है उन्होंने? थार्नडाइक ने अभ्यास को महत्वपूर्ण माना है और उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रधानता उसमें अपने थ्योरी में दी है। क्वेश्चन नंबर 134 है। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? ए स्किनर द्वारा, बी हल द्वारा, सी थार्नडाइक द्वारा, या डी थर्स्टन के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपको अधिगम का ठोस सिद्धांत, ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? ए शिक्षकों से, बी दोस्तों से, सी माता पिता से, या डी उपरोक्त सभी से। तो जो छात्र है या जो बच्चा है वो चाहे उसके पास कोई पेड़ क्यों ना खड़ा हो, वो पेड़ से भी सीख सकता है। चाहे कोई भी हो, वो हर किसी से सीख सकता है। ठीक है, इनके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन भी आए तो आप उपरोक्त सभी का आपके पास इनमें से ऑप्शन मिलता है तो उपरोक्त सभी को आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, बच्चा किसी से भी सीख सकता है। कोई लकड़ी वहाँ पर पड़ी हुई है, कोई खिलौना वहाँ पर चल रहा है तो उससे भी बच्चा सीख सकता है। प्रश्न नंबर 136 है। अस्पष्टता के नियम से में विचार होते हैं। ए स्पष्ट, बी अस्पष्ट, सी सामान्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसमें ऑप्शन के ही उससे ही जान सकते हैं अस्पष्टता के नियम से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अस्पष्टता का नियम है उसमें जो उसका अपोजिट है वही आंसर आएगा। यानी कि अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 137 है आपका। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग में के रूप में आरंभ किया? ए जीवन वृत्त विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी प्रश्नावली विधि, या डी मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए बी प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138 है आपका। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? बी ए प्रेरकों का शमन, बी
व्यवहार कुशलता, सी सभ्यता, या सी या यहाँ पर आएगा डी अधिगम। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? जो ऑप्शन डी है अधिगम, यानी कि बच्चा में अगर व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो बच्चे का अधिगम हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है आपका, निम्नलिखित में से आदत होती है? ए संवेगात्मक क्रिया, बी मूल संवेगात्मक क्रिया, सी अनुभवों की पुनरावृत्ति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या होती है? ये होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी कि जो पूर्व में अनुभव किए उनको दोहराना। ठीक है, उनकी पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 140 है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? ए अधिगम के प्रकार हैं, बी अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है, या अधिगम का स्थानांतरण है। तो ये क्या है? अधिगम के प्रकार है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, दोनों के दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? ए मानसिक स्तर का, बी व्यक्तित्व का, ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण का, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो जो टेंटोफोन किसका आकलन करता है? तो ये करता है व्यक्तित्व का। ठीक है, बीएफ स्किनर जो है वो व्यक्तित्व से संबंधित है। तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप ऑप्शन देखकर भी इनका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? ए शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन, बी अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, सी श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के। तो किसके अनुदेशन के जनक थे? तो ये थे शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है आपका, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, सी केवल पहचानने की शक्ति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उनके अनुसार क्या थी? पहचानने एवं सुनने दोनों की शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 आपका, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। सही है। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन बी है आपका, पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। नहीं, उत्तर देखने के लिए तो हम बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करेंगे बच्चों को। ऑप्शन सी है, सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों को सामने खड़ी हुई है। अगर ऐसा हम कर देंगे तो बच्चा खुद समस्याओं को हल करना सीखेगा ही नहीं। ठीक है। ऑप्शन डी है, समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो सबसे सही आंसर है इसका जो ऑप्शन ए है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके दे सकते हैं हम, जिससे कि बच्चा खुद ही जितनी भी समस्याएं उसके जीवन में आए उनको हल करने में उसे प्रेरणा मिल सके और अपने जीवन के जो समस्याएं उनको खुद ही हल करने में सक्षम हो सके। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा सही है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 145 है, छात्रों के बीच व्यक्तित्व भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? ए शिक्षण के कई तरीके, ऑप्शन बी आकलन के कई तरीके, ऑप्शन सी बहुआकलन, या ऑप्शन डी एक और दो दोनों। तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन है, शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा आकलन के भी कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है, डैश व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए पर्यावरण, ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी आनुवंशिकता एवं और पर्यावरण का मिश्रण, या ऑप्शन डी परीक्षाओं की संख्या। तो जो दो आनुवंशिकता और पर्यावरण है वो दोनों ही इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 है, बाह्य अभिप्रेरण में शामिल है? ए प्रशंसा एवं दोषारोपण, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, या ऑप्शन सी पुरस्कार और दंड, या ऑप्शन डी परिणामों का ज्ञान। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इनमें से आपको सर्च करना है कौन कौन से इसमें ठीक रहेंगे। तो इसमें जो 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों के चारों ही आपके बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल हो सकते हैं। प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार दंड और परिणामों का ज्ञान। ठीक है, ये सभी के सभी बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, रेवेन का प्रगतिशील साचा यानी RPM
परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है? ए मौखिक बुद्धि लब्धि शायद इसमें आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी है संस्कृति मुक्त बुद्धि, ऑप्शन सी है आपका गैर समूह बुद्धि, या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व। तो आपका इसमें आंसर क्या रहेगा? रेवेन का प्रगतिशील साचा, आरपीएम परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धो परीक्षण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। 149 है आपका, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ए सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, ऑप्शन बी सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सीखना कौशलों के संचय के समान है, या ऑप्शन डी सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी है ये आपका बिल्कुल ठीक है, सीखने को सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं वो सुविधा प्रदान करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 है आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए संवाद, बी पुरस्कार, ऑप्शन सी व्याख्यान, या ऑप्शन डी निर्देश। तो क्या बच्चों को सीखने में सक्षम बनाता है? तो ये है संवाद। जो संवाद है वो बच्चों को सीखने में अधिक सक्षम बनाता है, यानी संवाद क्या होता है? बातचीत, ठीक है साथियों। चलिए तो साथियों आज के 150 तक जो हमारे क्वेश्चन की पार्ट नंबर 3 था वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया है, अच्छा लगा है और अगर चाहते हैं हम आपकी आगे भी इसी तरीके से प्रिपरेशन डेली करवाते रहें तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको पता है जो हमारी साइकोलॉजी की जो कंप्लीट क्लास है लगभग 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन की वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारी इससे पहले जो हमने वीडियो प्रिपेयर करके इस पे चैनल पर डाली हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें। वहाँ से भी आपको साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जहाँ पर हम 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए तो साथियों मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।